तुकाराम अपने खेत में बैठा हुआ था। तभी उसका नौकर हरिया दौड़ता हुआ आ पहुंचा। सेठ जी, अरे सेठ जी, आप यहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको याद कर रहे हैं, जल्दी चलिए। अरे सत्यानाश जाए हरिया, अरे हिसाब किताब लगा रहा था और तूने सारा हिसाब किताब भुलवा दिया। अब फिर से हिसाब लगाना पड़ेगा। हरिया थोड़ा सकपकाता है। अरे सेठ जी, आपके पिताजी ने आपको बुलाया है, उनके पास वैद्य बैठे हुए हैं। वैद्य का कहना है कि आपके पिताजी बस कुछ समय के मेहमान हैं। तुकाराम के चेहरे पर खुशी की झलक आती है। तो तू क्या चाहता है? पिताजी 200 साल तक जिए। अरे 100 वर्ष की आयु तो हो चुकी है, अब तक जीवित है, स्वस्थ है और सारी संपत्ति पर सांप की तरह कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। जा और जाकर कह दे मैं मिला ही नहीं। जब उनका देहांत हो जाएगा तो रोता हुआ आ जाऊंगा। मेरे प्यारे पिताजी। हरिया गंभीर नजरों से तुकाराम को देखता है। सेठ जी, सोच लीजिए, आखिरी समय पर वह कोई वसीयत की बात कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहां पहुंचे ही ना और सब कुछ आपके हाथ से निकल जाए। यह सुनकर तुकाराम का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से से उठता है और हरिया को कहता मारता है। अरे तेरी तो, ले बेवकूफ कहीं का। अरे यह बात पहले क्यों नहीं बताई तूने? चल चल जल्दी चल, मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है। मेरे प्यारे पिताजी। सेठ दीनानाथ चारपाई पर लेटे हैं। पास में तुकाराम की पत्नी बेटियां और उसका 10 वर्षीय बेटा अर्जुन रो रहा है। तुकाराम झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए पास आता है। पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाइए, मत जाइए। अभी आपको 200 साल जीना है। आपके बिना तो मैं अकेला रह जाऊंगा। पिताजी। मैं यहाँ तुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए बुलाया है, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? हाँ तो कहिए ना पिताजी। बरसों से मेरे मन में एक बात चल रही थी जो मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन सोचता था कहीं तू बुरा ना मान जाए। परंतु अब तो वैसे भी मेरे स्वर्ग जाने का समय आ गया है, तो सोचा कि तुझे 27 से अवगत करा ही दूं। सुन, जब से तू पैदा हुआ है तब से मेरे जीवन में अंधेरा छा गया। तेरे पैदा होने के बाद तेरी माँ मर गई। तू मेरी संतान के नाम पर एक कलंक है और हमेशा मैंने तुझे एक कलंकी की नजरों से ही देखा है। तुकाराम स्तब्ध होकर देखता है। क्या? अरे पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो आपका हर कहना मानता हूं। अरे बकवास मत कर। मैंने और मेरे बाप ने सारी जिंदगी मेहनत करके संपत्ति बनाई और लोगों की भलाई में खर्च किया, लेकिन तूने अपनी जिंदगी में कुछ भी काम नहीं किया। तेरी कंजूसी की चर्चा पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद तू अपनी पत्नी और बच्चों को खाना भी दे पाएगा या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि तू उन्हें भूखा मार डालेगा। इसीलिए मैंने। अचानक सेठ दीनाना को जोर की खांसी होने लगती है। हाँ हाँ, क्या हुआ पिताजी? इसीलिए आपने। आगे क्या? आगे बताइए ना क्या? कुछ देर बाद खांसी शांत होती है। दरअसल मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ कि तेरा एक और भाई है। मैंने अपने जीवन में 2 विवाह किए थे। तू मेरी दूसरी पत्नी का संतान है। मेरे पिता को मेरी पहली पत्नी पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझ पर दबाव डाला और मजबूरी में मुझे उसे छोड़ना पड़ा, पर मैंने उससे मिलना जुलना बंद नहीं किया और बराबर से उसे खर्चा व रर्चा देता रहा। अब मेरी पहली पत्नी की संतान जवान हो चुकी है
मैंने उसे संदेश भेज दिया है। याद रखना, उसके सामने कंजूसी मत करना, क्योंकि वो इस समय। हाँ हाँ, क्या वो इस समय? क्या वो आगे बोलिए ना पिताजी। क्या इस समय? लेकिन दीनाना की जुबान से आगे शब्द नहीं निकल पाते। वो दम तोड़ देते हैं। राधा और बेटियां फूट फूट कर रो रही हैं। ससुर जी, आपके बिना मेरा क्या होगा? अरे बकवास तो मत कर तू। क्या होगा? तूने सुना नहीं क्या? मरने से पहले मेरे पिता को तेरे पति के बारे में, यानी कि मेरे बारे में क्या विचार थे? उन्होंने मुझे कलंक की नजरों से देखा है। कलंक, और तो और जवानी में इतना रंगीन थे कि 2-2 शादियां की। हमको तो पता ही नहीं था, आज बताया। सेठ जी, आपके पिता कोई महत्वपूर्ण बात बताने से पहले ही चल बसे। क्या आपको नहीं लगता कि आपको वो बात पता होनी चाहिए थी? ये क्या खाक पता होनी चाहिए थी? मैं सब समझ गया। यह बुढ़ा यही कहना चाह रहा था कि इसने अपनी पहली पत्नी की संतान को, यानी कि मेरे सौतेले भाई को संदेश भेज दिया है, और वह भी संपत्ति का दावेदार बनकर यहां पर आएगा। लेकिन कान खोलकर सुन ले, हरिया में एक फूटी कौड़ी भी उसको नहीं दूंगा। कुछ देर बाद सेठ दीनाना का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अगले दिन तुकाराम कुर्सी पर बैठा हुआ आंखें बंद किए आराम कर रहा था। तभी हरिया वहां आ पहुंचा। सेठ जी, मुझको मेरी तनख्वाह दे दीजिए और बता दीजिए कि अब मुझे इस हवेली में काम करना है या नहीं। तुकाराम आंखें खोलता है और गुस्से से उठता है। अरे बकवास बंद कर रे तू। एक तो वैसे भी कल पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां खरीदनी पड़ी, फिजूल का खर्चा हो गया, ऊपर से तू तनख्वाह मांगने आ गया। हरिया चौंक जाता है। अरे तो क्या करे मालिक, अब आपको आरती का सामान भी फिजूल खर्च लगता है। और नहीं तो क्या? अरे इंसान तो मर ही जाता है और उसे जलाना पड़ता है। मैंने पुजारी जी से कहा था कि 1 दिन का समय दे दो, मैं जंगल से खुद लकड़ियां काट कर अंतिम संस्कार कर दूंगा। लेकिन जैसे पुजारी तो क्या कहें, टूट पड़ा कि आज ही करो। और ऊपर से गांव वाले, और वह धर्म कर्म की बातें करने लगा। जानता है कितना अधिक धन खर्च हो गया। नहीं ना, अभी मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। काम करना है तो कर, नहीं तो दफा हो जा यहां से। बड़ा आया। इतना कहकर तुकाराम चला गया। हरिया सिर पकड़कर बैठ गया। अरे इस कंजूस ने तो अभी से कंजूसी शुरू कर दी है। ना जाने मेरी तनख्वाह मिलेगी भी या नहीं। क्या कहूं? हरिया तुकाराम की पत्नी बिंदिया के पास जाकर बोला, मालकिन, मेरी पूरी 3 महीने की तनख्वाह बाकी है। सेठ जी के पिताजी से मैं इस कारण नहीं मांग रहा था क्योंकि वह बीमार थे। सोचा था सेठ तुकाराम से ले लूंगा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब बताइए क्या करूं? गांव में हर कोई उनकी कंजूसी के चक्कर में कितना परेशान है। अगर तू काम छोड़कर चला गया तो फिर तो वह बिल्कुल भी तुझे कुछ नहीं देंगे। ठीक है मालकिन, अब मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। कुछ दिन बीत गए। एक दिन तुकाराम अकेले बैठा था। तभी बिंदिया कमरे में आकर बोली, घर में अनाज और खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। जो भी सामान था वो तुम्हारे पिताजी के समय का ही था, जो अब तक चल रहा था। बाजार जाकर कुछ सब्जी और अनाज ले आओ। क्या एक काम करो, मुझे धन दे दो, मैं हरिया से मंगवा लेती हूँ। आपके पिताजी भी हरिया से ही सामान मंगवाया करते थे। तुकाराम गुस्से में दमदमाकर खड़ा होता है। अरे बकवास बंद कर तू। पिताजी तो मूर्ख थे, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। अरे मैं धन को बचाना जानता हूं, और यह हरिया गया नहीं। मैंने सोचा था कि तनख्वाह देने से इनकार कर दूंगा तो खुद ही खुद चला जाएगा। कितना पैसा बच जाएगा,
सुन मेरी बात ध्यान से सुन। बाजार से सब्जी मैं लेकर आऊंगा और पिताजी की तरह दोनों हाथों से धन खर्च नहीं करूंगा। इतना कहकर तुकाराम खुद छोला उठाकर बाजार निकल जाता है। तभी हरिया आकर बिंदिया से बोला, क्या हुआ मालकिन, सेठ जी कहाँ हैं? वो खुद सब्जी लेने गए हैं। हे भगवान, सब्जी वाले का भला करना है। तुकाराम आलू की दुकान पर पहुंचता है। क्यों भैया, ये बता, ये आलू क्या भाव दिए? अरे सेठ जी नमस्ते। नमस्ते। आप भाव पूछ रहे हैं? अरे आप तो सेठ हैं, आप तो बस आदेश कीजिए। ए आदेश कीजिए, बकवास मत कर। तू मेरे पिता को बहुत मक्खन लगाता था और वह हमेशा ऊंचे दाम पर खरीद कर ले जाते थे और खरीदने के बाद भी अपने आप को चतुर समझते थे, परंतु वस्तुओं की सही कीमत मैं जानता हूं, इसीलिए जो बोला है वह बता। आलू क्या भाव दिए, यह बता। 1 टके के 1 शेर पड़ेंगे आलू। क्या 1 टके के 1 शेर? इतनी महंगाई? महंगाई? अरे सेठ जी, आलू तो एकदम सस्ते हो गए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। एक काम कर, मैं 1 टके का 1 किलो आलू खरीद लूंगा, लेकिन तुझे आलू के छिलके उतार कर तोलने पड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप मालिक? सही कह रहा हूं। तू मुझे मूर्ख समझता है, सारा गांव मूर्ख हो सकता है, परंतु मैं मूर्ख नहीं हो सकता। अरे छिलकों में कितना सारा वजन होता है और मैं अपने पैसे फिजूल में खर्च नहीं करने वाला। बोल, छिलके उतार कर वजन तोलेगा या नहीं? तोलेगा, बता। अरे मेरी मति मारी गई है, जो मैं छिलके उतार कर वजन तोलूंगा। आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ लीजिए। और हाँ, अगर सस्ता लेने का इतना ही शौक है तो रात तक रुक जाइए। रात में जो सब्जियां बच जाती हैं या थोड़ी खराब हो जाती हैं, वह पौने दामों पर बिक जाती हैं। यह सुनकर तुकाराम की आंखों में चमक आ गई। सब्जियां कभी खराब नहीं होती रे पागल, यह तो सब अमीर लोगों की सोच होती है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं रात तक रुकूंगा। और क्या? तुकाराम सारी बची खुची खराब सब्जियां रास्ते में खरीद लेता है और झोला भरकर अपने घर की ओर चलता है। हाँ, आज तो मैंने कितने सारे पैसे बचा लिए। अगर ऐसे ही साल भर पैसे बचाऊं तो बहुत सारा धन एकत्रित हो जाएगा। मैं भी कितना चतुर हूं। मजा आ गया, मजा आ गया। तुकाराम दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हो गया। हाथ में सब्जियों से भरा थैला था। बिया गुस्से में खड़ी थी। बहुत जल्दी आ गए आप। अरे जब आपको भेजा था तब सुबह का समय था, पूरे 10 घंटे बाद आए हैं आप। और ये क्या, खराब सब्जी उठा लाए? खराब सब्जी? अरे पगला गई है क्या तू? सब्जी खराब नहीं होती है, यह तो बस सब कुछ अमीर लोगों की सोच होती है। दिन में सब्जी इतनी महंगी मिल रही थी कि क्या कहूं, इसीलिए मैंने रात तक का इंतजार किया। रात का इंतजार किया मतलब? हाँ, अरे वो सब्जी वाला मुझे मूर्ख समझ रहा था। मैंने उससे कहा आलू के छिलके उतार कर तोल दे, उसने साफ मना कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? भला कौन सा सब्जी वाला आलू के छिलके उतार कर तोलता है? अगर नहीं उतारता तो जितना वजन छिलकों में होता है उतना वजन कम करके दाम लेने चाहिए। यह दोपहर के सब्जी वाले तो ग्राहक को मूर्ख बनाते हैं। अरे तुम जल्दी से खाना बनाओ। और हां, यह खाना 3 दिन तक चलना चाहिए। बनाओ बनाओ। मतलब 3 दिन तक कैसे चलाएंगे? मैं हूं, आप हैं और अर्जुन है। क्या आप चाहते हैं कि हम सब खाना ही ना खाएं? खाओ, पर केवल एक समय। वैसे भी 3 समय खाने से स्वास्थ्य खराब होता है। एक समय खाओगे तो पेट भी भरेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इतना कहकर तुकाराम वहां से चला जाता है।
बिंदिया सिर पकड़कर बैठ जाती है। बिंदिया झाड़ू लगाते लगाते तुकाराम को रोकती है। सुनिए जी, अर्जुन के सारे कपड़े फट गए हैं, कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं उसके लिए नए कपड़े ले सकूं। ये क्या पागल बागल हो गई हो क्या? हवेली में इतने पर्दे पड़े हैं जो एक कमरे में रखे हैं। मतलब पिताजी को एक बीमारी थी, वह हर साल हवेली के पर्दे बदलवाते थे। उनके जीते जी तो मैं कभी मना नहीं कर पाया। अब जब वह मर गए हैं तो मैं अपनी मनमानी कर सकता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं, भाग्यवान, वो सारे पर्दे क्या खराब हो गए हैं क्या? उन्हें ले जाकर अपने लिए और अर्जुन के लिए कपड़े सिलवा लो। हम पूरा जीवन उन्हीं पर्दों में बिता सकते हैं। मैं भी सोच रहा था कि उन्हीं पर्दों से बढ़िया सी धोती सिलवा लेता हूं। बिंदिया पूरी तरह क्रोधित हो गई और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। हरिया आता है और दरवाजे पर खड़ा होता है। बिंदिया वहीं बैठी होती है। नमस्ते मालकिन, सेठ जी से मेरी तनख्वाह की बात कीजिए ना, कुछ तो कीजिए, बहुत समय हो गया। हरिया, मुझे नहीं लगता ये कंजूस मक्खी चूस मेरा पति तेरी तनख्वाह देगा। जो आदमी सब्जी लेने जाता है और सब्जी वाले से कहता है आलू के छिलके काट कर तोलो, वो तुझे क्या देगा? जो आदमी 8 किलो आलू लेकर आता है और कहता है कि इसे 3 दिन तक चलाओ, वो क्या खाक तनख्वाह देगा? बेहतर है तू अपनी तनख्वाह को भूल जा और यहाँ से चला जा। हाँ, शायद आप सही कहती हैं, पर मैं आपको और अर्जुन को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपने गांव लौट रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप भी मेरे साथ चलिए ना। उस कंजूस सेठ को उसकी हवेली में रहने दीजिए। मेरे गांव में जमींदार बहुत अच्छा है, उसके पास बहुत खेत हैं, वहीं कोई काम देख लीजिएगा। वरना मुझे लगता है कि इस आदमी की छत्र छाया में आपका और अर्जुन का जीवन तो नरक जैसा ना बन जाए कहीं हो। बिंदिया गहरी सोच में डूब गई। शायद तुम सही कह रहे हो। क्या हम अभी और इसी वक्त इस हवेली को छोड़ सकते हैं? वो झटपट अपना सामान बांधती है और अर्जुन को तैयार करती है। बिंदिया, अर्जुन और हरिया दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। पीछे से तुकाराम आ जाता है। कहां जा रही हो? कहीं भी जा रही हूँ, लेकिन अब मैं और अर्जुन इस हवेली में नहीं रहेंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमको रोकूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। हाँ, तुम और अर्जुन चले जाओगे, इससे मेरा खर्च और कम हो जाएगा। ना के बराबर खर्च होगा। जाओ 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 और फिर कभी मत आना। नमस्ते। बिंदिया गुस्से से अर्जुन और हरिया को लेकर बाहर निकल जाती है। हवेली का दरवाजा धीरे से बंद होता है। हरिया जंगल के रास्ते से बिया और अर्जुन को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। मामा, मुझे बहुत प्यास लगी है और भूख भी। मुझे मालूम है बेटा, तू कल से भूखा है। सत्यानाश जाए उस बाप का जो अपनी कंजूसी में बच्चों को भूखा रखे। अरे मालकिन, वहाँ एक तालाब है, कुछ देर वहाँ बैठते हैं। मैं जंगल से कुछ फल तोड़ कर लाता हूँ, आपके बेटे की भूख थोड़ी कम हो जाएगी और मुझे भी थोड़ा भूख लग रही है और मुझे तो पूरा यकीन है कि आपको भी लग रही होगी। हमेशा की तरह तुम सही कह रहे हो हरिया। बिंदिया अर्जुन को लेकर तालाब के पास बैठ गई। हरिया जंगल की ओर चला गया। थोड़ी देर में वो काफी सारे फल लेकर लौट आया। मामा, देखो देखो देखो, कितना सारा फल। मेरी तो भूख और बढ़ गई। तभी एक भिखारी वहां आ पहुंचा।
भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो माता जी, बहुत भूख लगी है। ले लो बाबा, भूख बहुत बुरी चीज होती है। भिखारी फल खाकर मुस्कुराता है और ध्यान से उन्हें देखने लगता है। हम ये बताओ, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? अरे मत पूछो भैया, हमारी हालत बहुत ही खराब है। हाँ, कह तो सही रहे हो, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। अरे कहो तो सही। तू तो खुद भिखारी है, तू हमारी क्या मदद करेगा? हरिया, किसी को कम मत समझो, हो सकता है यही हमारी मदद कर दे। बिंदिया शुरू से लेकर अब तक की सारी कहानी भिखारी को सुनाती है। ओ, तो तुम सेठ दीनाना की बहू हो? तुम मेरे ससुर को जानते हो? बहुत अच्छे से। वैसे मिस्टर सुन शिबाबा है, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हवेली से कोई निकलेगा तो वो तुम्हारा पति ही होगा, उसको निकलना होगा। चलो मेरे साथ। हैं? अरे ये क्या बकरा है, तू अपनी औकात में रह, भिखारी है तू। मैंने कहा बस चलो मेरे साथ, सब खुद ही देख लेना, चलो। हरिया, मुझे लगता है हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। ए मालकिन, यह हमको दोबारा हवेली में ले जा रहा है, यह कर ही क्या सकता है? हो सकता है कि मैं वो कर दूं जो तुम्हारी सोच से भी परे हो। अब ठीक है, पर अगर तुमने झूठ बोला तो तुझे मैं ऐसा मारूंगा, ऐसा सूतूंगा ना, हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे हाँ हाँ, मंजूर है, चलो। हरिया, बिंदिया, अर्जुन और भिखारी हवेली में प्रवेश करते हैं। तुकाराम उन्हें देखकर चौंक जाता है। हाँ, अरे तुम सब तो जा रहे थे, फिर वापस क्यों आ गए? और आए तो साथ में यह भिखारी को क्यों ले आए? ध्यान से सुनो तुकाराम, जो तुम अपने परिवार के साथ कर रहे हो वो गलत है, कंजूसी ठीक नहीं, वह भी तब जब यह सब संपत्ति तुम्हारे पिता की कमाई हुई है। हाँ, तो मेरे पिता की कमाई उनके मरने के बाद सब मेरी हुई ना? मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, सुधर जाओ नहीं तो सब कुछ खो दोगे। अबे तू ससुरा भिखारी निकम्मा कहीं का, निकल जा यहाँ से वरना तेरी हालत खराब कर दूंगा। क्या तुम्हारे पिता ने मरने से पहले तुम्हें नहीं बताया कि उनकी एक और संतान थी और तुम उनकी दूसरी पत्नी के बेटे हो? हाँ बताया था, और आखिरी सांस में कुछ कहना चाहते थे, बस इतना ही कह पाए थे कि उसके सामने बस इतने के बाद टे बोल गए, स्वर्ग से धार गए। मैं उनका पहला बेटा हूं, तुम्हारा सौतेला भाई है। मैं तो सोचता था कि कहीं कोई दावेदार ना निकल आए, और लो भैया निकल आया एक भिखारी। मेरी बात कान खोल के सुन, चुपचाप निकल जा यहां से, तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा, भीख भी नहीं मिलेगी। भिखारी गुस्से से ताली बजाता है। अगले ही पल 3 सैनिक आ जाते हैं। आदेश दीजिए महाराज। महाराज, ये कैसे हो सकता है? चुप रहो, ये इस राज्य के महाराज हैं, महाराज विक्रम। भिखारी अपने वेश से बाहर आता है और राजा के रूप में खड़ा हो जाता है। हाँ, हम ही हैं महाराज विक्रम और तुम्हारे सौतेले भाई। अब मैं समझा पिताजी क्या कहना चाहते थे। मैं भी समझ गया कि पिताजी क्या कहना चाहते थे। उसके सामने इसका मतलब था उसके सामने कंजूसी नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि मुझे कंजूस लोगों से सख्त नफरत है। मैं अपने पिता की पहली संतान हूं, इसीलिए संपत्ति पर पूरा अधिकार मेरा है। आज से तुम इस संपत्ति के वारिस नहीं रहोगे क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। अब यह सारी संपत्ति तुम्हारी बिंदिया के नाम की जाती है, क्योंकि मुझे संपत्ति की किसी भी रूप में जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पूरा राज्य ही मेरी संपत्ति है और क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूं। बड़े भैया, माफ कर दीजिए इन्हें। नहीं, तुम्हारी पत्नी के मुंह से मैंने तुम्हारी सारी करतूतें सुनी है। हाँ, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। अगर कोई और होता तो उसे अब तक कारागार में डलवा दिया होता, लेकिन क्या करूं,
तुम जैसे भी हो तो मेरे भाई सौतेले ही सही, लेकिन तुम्हारी रगों में भी मेरे पिता का खून दौड़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिता को ज़ाय है भी शर्म आती होगी तुम्हें अपनी संतान कहते हुए। महाराज सेठ जी ने मरने से पहले यही कहा था, तुकाराम मेरे पुत्र के नाम पर कलंक है। सही कहा था। खैर, अब यह सारी संपत्ति तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे की है। अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है और बहू, आज से तुम हवेली की मालकिन हो। अगर यह कुछ भी कहे तो बेहिचक महल में चली आना। इसकी सारी जिंदगी अब काल कोठरी में कटेगी। राजा विक्रम सैनिकों की ओर इशारा करता है और वहां से निकल जाता है। बिंदिया स्तब्ध खड़ी है। तुकाराम शर्मिंदा है। हरिया शांत मुस्कान लिए खड़ा है। उस दिन के बाद तुकाराम पूरी तरह बदल गया। वो अपनी ही हवेली में नौकर बनकर रहने लगा और अपनी कंजूसी पर जीवन भर पछताता।